अगर इस देश में कोई कह दे कि हम हनुमान चालीसा आपके घर पे आके पढ़ेंगे, छोड़िए मातोश्री को छोड़िए, आपके घर में अगर कोई कह दे, जैसा कि बीजेपी का भी कहना था, जैसा कि मनसे का भी कहना है, निखत जी का भी कहना है, मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है ना कि अगर आपके घर पे भी कोई कह दे तो आप इतना नाराज हो जाएंगे। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि विनम्रता पूर्वक कहते तो हम तो दिल के दरवाजे खोल देते, लेकिन किसी के कहने पर केवल हमें चोट पहुंचाना चाहते हो। मुझे भी तो जानना है कि किस कालनेमी का जिक्र बार-बार आप कर रहे हैं। जो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, जो इस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, जो यहाँ सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं और समाज में बैर ये जो बार-बार शिवसेना की तरफ से ये दलील सामने आती है कि आप प्यार से कहिए, तो क्या शिवसेना को ऊंची आवाज से भी दिक्कत है? मतलब किसी ने कह दिया उनको धमकी भरे लहजे में कि हम आपके घर पे या मातोश्री में जाके हम चालीसा पढ़ेंगे तो उनको गुस्सा आ गया। समझ पा रही मेरा सवाल ये है, इनका बार-बार माफ कीजिएगा, इतना शोर आ रहा था पीछे से कि आपकी आवाज नहीं। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। शिवसेना की तरफ से बार-बार दलीलें ये आ रही है आनंद जी की तरफ से कि अगर हमें धमकी भरे लहजे में कोई कहेगा कि हम चालीसा पढ़ेंगे तो हम तो यही करेंगे, लेकिन प्यार से कोई कहेगा तो हम तो फूलों से स्वागत करेंगे। तो शिवसेना को क्या आवाज भी पसंद नहीं है? नहीं, मैं ये जानना चाहती हूं, आप धमकी और उसको तो भूल जाइए, वो एक अलग मैटर है। अगर कोई आपको ये धमकी दे रहा है कि हम आपको आके गोली से, तमंचे से उड़ा देंगे या आपको मार देंगे या आपको जान की धमकी दे रहा है या देश के खिलाफ या राज्य के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो आप उसको बेशक उसके खिलाफ आवाज भी उठाइए, उसे उठाकर सलाखों के पीछे भी आप डाल दीजिए, आप राजद्रोह का केस भी दर्ज कर दीजिए। लेकिन अगर हनुमान चालीसा कोई खुशी से पढ़ रहा है या गुस्से से पढ़ रहा है, तो ये क्या आपको अपने गिरबान में झांक के देखने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो मैं क्यों चिढ़ रहा हूं या चिढ़ रही हूं, मुझे क्यों दर्द हो रहा है? और रही बात, आपने यहां पर एक बहुत अच्छा सवाल उठाया, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि हनुमान चालीसा लोग मंदिरों में क्यों नहीं पढ़ते, लोग किसी के घर पे, घर के सामने आकर क्यों पढ़ रहे? तो मेरे भाई, मैं मुसलमान हूं, मैं एक शिया मुसलमान हूं। जो संविधान एक शिया मुसलमान को लोगों के मोहल्लों से खून का मातम करने की, निकलने की आजादी देता है ना, वही मेरे देश का संविधान हनुमान चालीसा सड़क पे पढ़ने का भी आजादी देता है। ये खूबसूरती है मेरे भारत की। इसीलिए मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि क्या हुआ, महाराष्ट्र की सरकार अब हिंदुस्तान की रही है या अफगानियों की हो गई है? तालिबान के नक्शे कदम पर चल रही है कि अगर किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ दी तो आपको इतना दर्द और दुख हो गया कि आपने उठाकर राजद्रोह का केस कर दिया। भाई आप तो अगर नहीं रीमा जी आखिरी 10 सेकंड, रीमा जी आखिरी 10 सेकंड, आप तो शिवसेना के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं, अगर यहाँ पर ओम भूर्भुवः स्वः मैं पढ़ दूं तो ऐसा ना हो कि ये डिबेट के लिए, डिबेट के खिलाफ मुखालिफत करके मेरे खिलाफ भी राजद्रोह का केस कर दे कि रीमा जी ने तो डिबेट करने बुलाया था हनुमान चालीसा पर निघत अब्बास ने मुसलमान होते हुए गायत्री मंत्र पढ़ दिया। मेरी बहन, स्वागत है, पढ़िए जी, बोलिए। हम समर्थन करते हैं, लेकिन मेरी बहन बार बार घुमाकर मेरे भाई आपने तो राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया, आपने तो ये कह दिया कि वो देश की, राज्य की मुखालिफत कर रहा है। राजद्रोह का केस आप अपने घर में अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने बंधुओं से पूछिए कि क्या हनुमान चालीसा पढ़कर किसी पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है तो क्या वो जायज है? मेरे भाई, आपके घर वाले थुतकार देंगे इस बात को, मैं तो बहुत दूर की चीज हूं। शांत हो जाए। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से आते हैं, जिन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया। और लिखतम उनकी सेना में मुसलमान भाई भी आप कुछ बोलते हैं और एक्शन आपके कुछ और होते हैं। बहन, सुनने का धीरज रखिए, सुनने का धीरज रखिए। तो ये तो और भाई, आपने सुनने का धीरज ही तो नहीं रखा। हनुमान चालीसा सुनने का धीरज आपने नहीं रखा। छत्रपति शिवाजी की धरती पे, सुनने का ही छत्रपति शिवाजी की धरती पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सिर्फ बोल देने पे कोई सलाखों के पीछे चला जाता है, किसी को राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये छत्रपति शिवाजी की धरती पे हो रहा है। रीमा जी
हाँ, रीमा जी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो ऐसे फिर आप ही लोग बोलिए, मैं सुनूं। कुछ कहना चाहती है। नहीं मैं आपकी नहीं आपने कहा सुनने का, आपने मुझे कहा कि सुनने का धीरज रखिए। वही तो बात है, हनुमान चालीसा सुनने का धीरज आप में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आपकी बात सुनने का धीरज रखूं। मुख्यमंत्री जो शिवसेना के हैं महाराष्ट्र के, उनमें हनुमान चालीसा सुनने का धीरज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बैठकर आपकी बात सुनूं तो मेरे भाई मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ। जिन लोगों में हनुमान चालीसा, एक हिंदू राष्ट्र में हनुमान चालीसा सुनने का धीरज नहीं है, तो माफ कीजिएगा, मुझे आपकी बात सुनने का भी धीरज नहीं। आनंद दुबे, हमें तो शर्म आनी चाहिए ना, हमें तो शर्म आनी चाहिए कि निखत अब्बास हमारे धर्म की भी नहीं है, लेकिन फिर भी हनुमान चालीसा को लेकर उनके मन में इतना भाव है और हम इस पहलू को नहीं समझ पा रहे हैं। रीमा जी, आनंद दुबे, मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, इसी डिबेट में देखिए निखत अब्बास हमारे धर्म की नहीं है, वो अपने धर्म का सम्मान करने के साथ साथ हमारे लिए ये कह रही है कि हनुमान चालीसा से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस एक मिनट सबका जवाब दे देता हूँ, सबका जवाब। ये जो चारों पैनलिस्ट बैठे हैं, ये मंद मुस्कुरा रहे हैं, ये मंद इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप भी आधा काम इनका कर दे रही हैं। हमें हिंदू विरोधी बनाना चाहते हैं ना आप। सब यही कहते हैं ना कि शिवसेना वो शिवसेना नहीं रही क्योंकि बीजेपी के साथ अलग हो गई, कांग्रेस के साथ चली गई, एनसीपी के साथ चली गई ना। ये मकसद है आप लोगों का। आप लोग ये चाहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। अरे भाई, हम लोग हनुमान चालीसा बचपन से पढ़ते आए हैं। अरे बचपन से पढ़ते आए हैं। कभी कभी तो परीक्षा देते देते पढ़ लेते थे, हनुमान जी हमें अच्छे नंबरों से पास करा देना। कभी कभी अच्छे कहीं नौकरी के लिए कोई जाता है, ये परीक्षा में फेल हो गए आनंद जी, लेकिन नहीं, आपकी मनसा में आप फेल हो गए। आपको राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पा रहे, परीक्षा में पास हो गए, आप पास हो गए होते अगर आपने राणा फैमिली को बोला होता कि राणा फैमिली जी आप घर पर आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अगर आपकी लगती होती मातोश्री पर, तो आज आपका चरित्र अलग हो गया होता, आज आपको हिंदुस्तान का मान लिया गया होता। आप हिंदू विरोधी हैं, आपने साबित कर दिया। आप हनुमान विरोधी हैं, आपने साबित कर दिया। आप राम विरोधी हैं, आपने साबित कर दिया। आपने साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है। आपने साबित कर दिया कि आप हनुमान जी की चालीसा को भी नहीं होने देना चाहते हैं। आपने साबित किया है, परिवर्तन कर दिया है। भाग्यश्री और आनंद दुबे प्लीज एक मिनट सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि आधा काम तो आप लोग कर रहे हैं, ये आरोप तो हम सुनते सुनते आदी हो चुके हैं, ऐसी आरोपों से फर्क भी नहीं पड़ता है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने कहा राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते, आपका जब से वहां पे शासन है, आप प्लीज चेक कर लीजिए कि आपके पूर्व गृह मंत्री कहां हैं, आपके पूर्व कमिश्नर कहां हैं, आप चेक कर लीजिए। और राजीव पांडे, आप कुछ कहना चाहते थे क्या? जो जवाब, हाँ बोलिए। देखिए मैं बता रहा हूँ। हाँ देखिए, सबसे पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अगर आप मोदी जी के सरकार का 8 साल का रिकॉर्ड देखिए, राष्ट्रपति शासन वासन, हम लोग कांग्रेसी नहीं है, हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं। इनके अपने कमिश्नर ऑफ पुलिस, होम मिनिस्टर, आजकल वो एक नवाब मलिक है, वो आजकल जेल में जा रहा है, उसके साथ आतंकवादियों के साथ साथ उस पर कितने चार्ज है मुझे नहीं, नवाब मलिक कह रहे हैं, इनके गॉडफादर है आजकल। ये शिवसेना को शर्म नहीं आती कि दाऊद के साथ डील करने वाले लोगों के साथ ये सरकार में बैठे। अरे सुबह 4 बजे किसने बनाई थी रीमा जी? सुबह 4 बजे एनसीपी के साथ इन लोगों ने बनाई थी क्या? अरे ये नहीं थे। हिंदवी स्वराज स्थापित करने वाले शिवाजी महाराज में, शिवाजी महाराज के धरती पर हनुमान चालीसा को बैन किया। ये औरंगजेबी प्रवृत्ति है। रीमा जी मेरी बात सुनिए। हिंदवी स्वराज को स्थापित करने के लिए लाखों मराठाओं ने अपने सर का बलिदान दिया। शंभूजी महाराजा का नाम लीजिए, उनके सुपुत्र जिनके साथ क्या किया मुगलों ने। उस धरती पर आज हनुमान चालीसा जो कांग्रेस बैन नहीं कर पाई, जो एनसीपी बैन नहीं कर पाई, वो आनंद दुबे जी ने बैन कर दिया। आनंद जी जरा निकल करके सड़क पर लोगों से बात करिए, आपको पता चल जाएगा। और राष्ट्रद्रोह का जो आपने मुकदमा लगाया है, मुझे बताइए कि अपने घर में उसने कहा कि मैं आपके यहाँ करके हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। इसका फैसला कोर्ट में होगा। तो गवर्नमेंट क्या है? इसका फैसला कोर्ट में होगा। आप एक वकील हैं, आप एक वकील हैं, कोर्ट में फैसला होगा। कौन सी धारा लगाई है, क्या सही है, क्या गलत है, कोर्ट हमें बताएगी। ये कोर्ट हमें बताएगी आज कोर्ट में। अरे मैं बता रहा हूँ, पुलिस को कस्टडी नहीं दिया, पुलिस कस्टडी नहीं दिया,
पुलिस को कस्टडी नहीं मिला। जुडिशियल कस्टडी, देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा, लॉ में कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए, अरेस्ट के बाद पहला काम होता है पुलिस कस्टडी, फिर जेल कस्टडी, फिर बेल। तो पुलिस कस्टडी वाला उड़ गया, अब सीधा वो जेल कस्टडी में गया, बेल पर सुनवाई होगी या तो वो वकील साहब, मेरा ये कहना है कैसे वकील साहब लॉ कल गिरफ्तार हुए, आज हॉलीडे कोर्ट में नियम से प्रोड्यूस करना पड़ता है। राजीव पांडे में आती हूं आपके पास, आप मुझे बताइए ना, आपने हनुमान चालीसा कोर्ट तय करेगा। हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है कि आपने जय बजरंग बली हम तो रोज पढ़ते हैं। राजीव जी आप भी पढ़िए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंची। टीवी पे बस यहाँ आके पढ़ते हैं, यहाँ नहीं, दरवाजे पे चले गए तो उस पर घर में, मंदिर में। देखा जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? पढ़ेंगे तो आप कर देंगे। पीरा जो सुमेरे हनुमत बलबीरा, ये बात आदरणीय है, ये बात आदरणीय है। उद्धव जी को बता दीजिए, अगर ये सरकार हनुमान जी का सुमिरन करने लगे मैं आऊंगी आपके तो पास। सारे संकट खत्म हो जाएंगे। कहना है कि कोर्ट जो तय करे, मैं तो ये कहती हूँ, आप उनको बता दीजिए कि तेरा निजाम है, तू जो चाहे फैसला करे। रीमा जी माफ करिएगा, इतना शोर है पीछे, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह पर बैठे हैं, अलग अलग लाइव व्यू के साथ बैठे हैं। लोगों को शायद पैनलिस्ट को समझ कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। अभी जो आनंद साहब है, आनंद दुबे, वो उनका शिवसेना की तरफ से कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है कि कोर्ट सब कुछ तय करेगा। तो मैं तो ये कहती हूँ कि तेरा निजाम है, तू चाहे जो फैसला करे। जाहिर सी बात है रीमा जी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, कोई दो राय है ही नहीं कि सबसे बड़ा इस देश में संविधान है, सबसे बड़ा कोर्ट है, तो जो कोर्ट तय करेगा वो सबसे सही और सबसे सटीक होगा। लेकिन यहाँ तो सवाल कुछ और है कि क्या एक सरकार की, एक मुख्यमंत्री की, उसके राज्य के प्रति, उसके देशवासियों के प्रति, एक ऐसे धर्म के प्रति जो यहाँ पर मेजॉरिटी में है उसके प्रति कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? आज आप इतने छोटे बन गए हो कि आपने हनुमान चालीसा का अगर किसी आपके ऑपोजिशन लीडर ने पढ़ लिया तो आपको इतना दर्द हो गया कि आपने उसे उठाकर जेल में डाल दिया। एक लाइन यहाँ पे कोट करना चाहती हूँ। आज सवाल ये है, हाँ, जी मैं ये लाइन कोट करना चाहती हूँ कि इस वक्त हमें पाकिस्तान में भी लोग देख रहे होंगे, इस वक्त हमें दुबई में भी देख रहे होंगे और इस वक्त हमें इस्लामिक कंट्री भी देख रहे होंगे। वो हमारा मजाक बना रहे होंगे कि छत्रपति शिवाजी की धरती पे हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका गया। मतलब हम इसको बड़े कैनवास पे ले जाके जरा देखें तो इसको क्या समझ में आता है। देखा जी, एब्सोल्युटली माय पॉइंट, एब्सोल्युटली माय पॉइंट। इसलिए मैं बार बार वो सवाल उठा रही हूं कि क्या हम अब अफगानिस्तान में रहने लगे हैं कि इस प्रकार की चीजें कोई सरकार अगर कर रही है तो ये तो हिंदुस्तान तो सही, ये तो इंटरनेशनली हमारा मजाक उड़ रहा है। और शिवसेना जो छाती पीट कर अपने आप को हिंदुत्व होने का दावा करती थी, आज वो इतना नीचे गिर गई है राजनीति करने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, कि आज कांग्रेस और एनसीपी के नक्शे कदम पर चल रही है कि आज आप हिंदुओं को, हिंदुस्तान वासियों को, सिर्फ हिंदुओं को नहीं रीमा जी, मेरे को तो मुझे कहना भी नहीं चाहिए, हिंदुओं को नहीं, ये यार एक हिंदुस्तानी के दिल पर ठेस पहुंची, क्योंकि मुझे भी पहुंची है, क्योंकि मेरे हिंदू भाइयों को ठेस पहुंची है। क्योंकि अगर हनुमान चालीसा पढ़ने पर इन लोगों को इतना दर्द हो रहा है ना, तो मैं नहीं मानती कि मेरा कोई मुसलमान भाई इस पर खुश होगा। उसको इतना ही दर्द होगा जितना कि किसी हिंदू भाई को होता है। अगर हम एक धर्म का, एक संविधान का अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, एक धर्म को अगर हम पालन करने की इजाजत देते हैं, तो क्या हमें इक्वली दूसरे धर्म को नहीं देनी चाहिए? आज वही बात हो रही, कभी आप हिंदू अगर हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर पे पढ़ दी जाए तो आपको दर्द बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। लेकिन ब्रेक के बाद भी मैं यही पॉइंट उठाने वाली हूँ कि हैरानी इस बात की नहीं है कि राजद्रोह का मुकदमा हुआ है, हैरानी बस इस बात की है कि वो छत्रपति शिवाजी की धरती है, वो बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के जो चंद चेहरे हैं उनके तरफ से ये लिया गया फैसला है। और यही वजह है कि बीजेपी ही नहीं बल्कि जो और पब्लिक है, आम पब्लिक और लेकर जैसे जो लोग हैं वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं। और बहुत छोटे से ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी होंगे, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। ईंधन सप्लाई किया जाता था, यानी त्वेर का रिसर्च सेंटर और ये केमिकल प्लांट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो एक ही दिन में आग की चपेट में आ गए। और दोनों ही जगहों पर आग कैसे लगी इसकी कोई वजह रूस की तरफ से अब तक नहीं बताई गई। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि रूस के इन दोनों अहम ठिकानों की तबाही के पीछे कहीं यूक्रेन तो नहीं, जिस पर रूस ने चुप्पी साधी हुई है। उधर रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद खार्किव में यूक्रेन की सेना मोर्चे पर डटी हुई है। वहां कई इलाकों में पुतिन की फौज लगातार हमलावर है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन ये सारे हमले जेलेंस्की की सेना को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं और यूक्रेन भी रूसी सेना को करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा।
और सबूत के तौर पर उसने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक एक ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को हमले के लिए तैयार करते दिखे, जिसके लिए पहले एक जवान ने रूसी सेना के ठिकानों पर निशाना साधकर रॉकेट लॉन्चर को लॉक किया। इसके बाद वहां मौजूद दूसरा जवान गाड़ी पर चढ़ा और फिर देखते ही देखते वहां रॉकेटों की बौछार शुरू हो गई। एक के बाद एक आग उगलते इन रॉकेटों ने आसमान को चीरते हुए अपने तय टारगेट की ओर उड़ान भरना शुरू कर दिया और काफी देर तक पूरे इलाके में उनकी तेज आवाज गूंजती रही। वहीं यूक्रेन ने जंग के बीच अपने सैनिकों के जश्न मनाने का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक नहीं बल्कि कई शहरों की तस्वीरें दिखाई गईं, जहां यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब देते नजर आए और इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिक जश्न मनाते भी दिखाई दिए। इस वीडियो में दिखा कि एक जगह यूक्रेन का झंडा गाड़ने के बाद उसके सैनिकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इसके बाद उसके कुछ सैनिक एक दूसरे इलाके में सड़क पर डांस करते नजर आए। वहीं कुछ ने तो बड़े बड़े हथियार अपने कंधों पर लेकर मस्ती भी की। यही नहीं, कुछ जगहों पर यूक्रेन के सैनिक बच्चों के पार्क में भी पहुंच गए,